हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 3 नवंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि महुआ की पेशी के दौरान संग्राम। देखिए, लोकसभा की आचार संहिता समिति में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की गुरुवार को पेशी के दौरान जबरदस्त नोकझोंक और हंगामा हुआ। महुआ और समिति में शामिल विपक्षी दलों के सांसदों ने आचार समिति के अध्यक्ष एवं भाजपा सांसद विनोद सोनकर पर अनैतिक और अशोभनीय निजी सवाल पूछने का आरोप लगाते हुए बैठक से वॉकआउट कर दिया। सोनकर पर लगाए महुआ के आरोपों को सही ठहराते हुए विपक्षी सदस्यों ने दावा किया कि पेशी के दौरान तृणमूल सांसद ने रात में वह किससे और कैसी बातें करती थी जैसे सवाल पूछकर एक महिला सांसद को अपमानित किया गया। हंगामे से पहले महुआ ने पैसे लेकर सवाल पूछने की बात से इनकार करते हुए कहा कि वकील जय अनंत देहाद्री से उनके निजी रिश्ते थे, जिसके बिगड़ने के बाद उन्होंने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। उन्होंने संसद में सवाल पूछने के लिए किसी से कोई लाभ नहीं लिया है। आचार संहिता समिति की बैठक में पेशी के दौरान शुरुआत में महुआ ने 1 घंटे तक अपना पक्ष रखा। समिति की ओर से आईटी मंत्रालय की ओर से उनके लोकसभा सदस्य के अकाउंट को दुबई में 47 बार लॉगिन किया गया था। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ जीत के साथ सेमीफाइनल में भारत। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड व इंग्लैंड के बाद अब गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को 302 रनों से रौंदकर भारतीय टीम विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। लगातार 7वीं जीत के साथ भारत ने विश्व कप इतिहास की दूसरी और वनडे इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। श्रीलंका ने मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभम गिल के 92 रन, विराट कोहली 88 और श्रेयस अय्यर के 82 रनों की दम पर 357 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का बचाव करते हुए पहली ही गेंद पर बुमराह के दिए झटके के बाद मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी ने जो बेहतरीन बॉलिंग के दम पर पूरी टीम को सिर्फ 55 रन पर ही ढेर कर दिया। पार्टियों को मिले चंदे का ब्यौरा दे चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले चंदे का 30 सितंबर 2023 तक का ब्यौरा सीलबंद लिफाफे में पेश करे। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधानिकता पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दानदाता के नाम की गोपनीयता और योजना के अपारदर्शी होने को लेकर सरकार से कई सवाल किए हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड को सही ठहराते हुए कहा है कि योजना में गोपनीयता इसलिए रखी गई है ताकि नाम उजागर होने से दानदाता को प्रतिफल न झेलना पड़े। सरकार ने स्पष्ट किया है कि गोपनीयता चुनिंदा नहीं है, बल्कि प्रणाली को पूरी तरह गोपनीय बनाया गया है। इसमें केंद्र सरकार को भी दानदाता की जानकारी नहीं होती है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में एसबीआई के चेयरमैन के पत्र का भी उल्लेख किया है। इसमें योजना को पूरी तरह से गोपनीय रखने और किसी से भी कानून में दी व्यवस्था के अलावा जानकारी साझा नहीं किए जाने की बात कही गई है। अगर कोई गोपनीयता का उल्लंघन करता है तो वह विश्वास भंग करने के आरोप का भागी होगा। केंद्र की ओर से यह बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा है कि उनका सुझाव है कि अगर कोर्ट चाहता है और संतुष्ट होता है तो वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला बैंक बना सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पर्णीवाला और मनोज मिश्रा की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस पर 3 दिन सुनवाई की है। ईडी के समक्ष पेशी के लिए नहीं पहुंचे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले में पूछताछ के लिए गुरुवार को ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने जांच एजेंसी को पत्र लिखकर नोटिस पर सवाल उठाया है और उन्हें वापस लेने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि नोटिस अस्पष्ट, राजनीति से प्रेरित और कानून के मुताबिक विचारणीय नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ईडी मुख्यमंत्री के जवाब की समीक्षा कर रही है। उनको पेश होने की नई तारीख जल्द ही दी जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मामले की सुनवाई अगले 6 से 8 महीने के भीतर समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत बयान दर्ज करने के लिए
केजरीवाल को नोटिस जारी कर गुरुवार को अपने मुख्यालय में उपस्थित होने को कहा था। जांच एजेंसी को लिखे पत्र में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर नोटिस भेजा गया है, जिससे वह 4 चुनावी राज्यों में प्रचार अभियान में हिस्सा नहीं ले सके। नेक्स्ट न्यूज है कि आबादी और गाड़ियां जो हैं वो शहर में ज्यादा हैं, लेकिन हादसे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हो रहे हैं। शहरी इलाकों में आबादी का अधिक घनत्व, वाहनों की ज्यादा संख्या और अधिक आवाजाही के बावजूद सड़क हादसों का सबसे अधिक जोखिम ग्रामीण इलाकों में है। पूरे देश में ग्रामीण इलाकों में होने वाली सड़क दुर्घटनाएं और उनमें जान गंवाने वाले लोगों की संख्या शहरी क्षेत्रों के मुकाबले दोगुने से भी अधिक है। केंद्र सरकार की सड़क दुर्घटनाओं पर ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में शहरी क्षेत्रों में 54,230 लोगों को दुर्घटनाओं में जान गंवानी पड़ी है। यह आंकड़ा सड़क हादसे में मौत का शिकार हुए लोगों का 32% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 1,14,261 लोगों यानी कि 68% की जान गई है। लगभग यही औसत सड़क हादसे के मामले में भी रहा है। शहरी क्षेत्रों में 1,77,269 दुर्घटनाओं के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में 2,84,043 हादसे हुए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े जारी किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि मंत्री के आवास सहित 10 ठिकानों पर ईडी ने मारे छापे। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। अब दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी सामने आया है। राजकुमार आनंद पर हवाला के कारोबारियों से 7 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का आरोप है। राजस्व खुफिया निदेशालय में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। कोर्ट के आदेश पर ईडी ने मामले को अपने हाथ में लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की है। जांच एजेंसी आनंद के पिछले 10 साल के बैंकिंग लेन देन खंगालने के अलावा उनकी चल अचल संपत्तियों के बारे में पता लगा रही है। ईडी गुरुवार को आनंद के सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास समेत दिल्ली एनसीआर में रहने वाले उनके विभाग के सरकारी कर्मचारियों व उनके कारोबारियों के 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। शरीर में जो भूमिका रीढ़ की वही संसद में महिलाओं की है। धनखड़। शरीर में रीढ़ की हड्डी की जो भूमिका होती है वही संसद में महिलाओं की होती है। संसद का ढांचा महिलाओं पर निर्भर है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास मुख्य तौर पर महिलाओं से ही संचालित है। यह बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में 75वें स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय संसद में महिलाओं की भूमिका विषय पर कही है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि पहले ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय निकायों में मौजूदा आरक्षण के बावजूद निर्वाचित महिलाएं कभी बैठक में नहीं जाती थीं। उनके पति उपस्थित होते थे, जो सरपंच पति और प्रधान पति होने का दावा करते थे। महिला आरक्षण विधेयक पारित करने का लक्ष्य इसे रोकना और एक समान महिला विकास को आगे बढ़ाना है। विधेयक आने के बाद निश्चित रूप से नीतियों के विकास में शासन को मदद मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज है कि चुनावी बॉन्ड मामले में विचार के 5 मुद्दे। सुप्रीम कोर्ट। राजनीतिक दलों को चंदे की चुनावी बॉन्ड योजना की वैधानिकता पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पैरोकार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि 5 मुद्दे विचारणीय हैं। कोर्ट ने सरकार को 5 मुद्दे गिनाते हुए संतुलित प्रणाली तैयार करने का सुझाव दिया है। मेहता ने भी कोर्ट के कुछ सुझावों से सहमति जताई है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कई सवाल किए हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि पहले औद्योगिक समूह ने चुनावी ट्रस्ट बनाया था, जिससे विभिन्न दलों को चंदा दिया जाता था। इससे यह पता चला कि कंपनी ने कितना पैसा दिया है। 2013 में चुनाव आयोग ने नियम में बदलाव किया, जिसमें कहा गया कि नाम सार्वजनिक होना चाहिए। मेहता ने कहा कि ट्रस्ट बस एक छद्म नाम होता है, अभी भी चुनावी ट्रस्ट होते हैं। यह योजना व्यवस्था से काला धन हटाने के लिए लाई गई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिस क्षण किसी पार्टी को चुनावी बॉन्ड दिया जाता है तो उस पार्टी को इसका पता चल जाता है। मेहता का जवाब था कि पर दानदाता चाहता है कि दूसरी पार्टी को इसके बारे में पता न चले। जस्टिस BR गवई का सवाल था कि मतदाता को जानकारी के अधिकार क्या हैं। मेहता ने कहा कि मतदाता को इस पर वोट नहीं करना चाहिए कि पार्टी को दान मिला है। चुनाव की स्वच्छता सुप्रीम है। मतदाता
राजनीतिक दल की विचारधारा उनकी नीतियों के आधार पर मतदान करता है। देश के 4 हाईकोर्टों में 13 न्यायाधीशों की हुई नियुक्ति। कानून एवं न्याय मंत्रालय ने गुरुवार को 4 हाईकोर्टों में 6 वकीलों व 7 न्यायाधीश अधिकारियों की जज के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 7, पटना हाईकोर्ट में 2, गुवाहाटी हाईकोर्ट में 1 और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 3 जजों की नियुक्ति की गई है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 17 अक्टूबर 2023 को वकील विनय सराफ व विवेक जैन और न्यायिक अधिकारियों राजेंद्र कुमार वानी, प्रमोद कुमार अग्रवाल, विनोद कुमार द्विवेदी, देव नारायण मिश्र व गजेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया है की सिफारिश की थी। उसी दिन कॉलेजियम के न्यायिक अधिकारी रुद्र प्रकाश मिश्र और रमेश चंद्र मालवीय को पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी। अगले हफ्ते भारत अमेरिका की 2+2 वार्ता होगी। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय कूटनीतिक व रणनीतिक रिश्तों की दिशा तय करने वाली 2+2 वार्ता अगले हफ्ते होगी। दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों की अगुवाई में 10 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत आएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में भारतीय प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेगा। इस बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र, यूक्रेन विवाद और इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे मौजूदा संघर्ष की स्थिति पर भी बातचीत होना तय है। भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी 2+2 वार्ता की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने विदेश मंत्री ब्लिंकन के भारत जाने की पुष्टि कर दी है। ब्लिंकन 2 से 10 नवंबर तक जापान, दक्षिण कोरिया और भारत की यात्रा पर होंगे। इस बैठक में भारत सरकार के दूसरे मंत्रालयों से जुड़े कुछ मुद्दे भी शामिल होने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। स्थानीय कंपनियों से रक्षा खरीद पर जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने रक्षा पूंजी अधिग्रहण बजट का 75% स्थानीय कंपनियों से खरीदने के लिए आरक्षित किया है। यह राशि करीब 1 लाख करोड़ रुपए बैठती है। उन्होंने इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 में रक्षा क्षेत्र में लघु, कुटीर व मझले उद्योगों के लिए उठाए गए कदमों को रेखांकित किया और कहा कि यह कदम घरेलू उद्योग के लिए पर्याप्त मांग सुनिश्चित करने के लिए है। राजनाथ ने कहा कि हमारी ऐसी पहली सरकार है जिसने हथियारों के आयात से खुद को रोका है। हमने 5 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां जारी की हैं। इसके तहत 509 उपकरणों की पहचान की गई है जिनका निर्माण अब भारत में होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों के लिए 4 सकारात्मक विदेशीकरण सूचियां भी तैयार की गई हैं। भूटान नरेश आज आएंगे भारत, द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। देखिए, चीन के साथ सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की सहमति बनाने के कुछ ही दिनों बाद भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत दौरे पर आ रहे हैं। वांगचुक इस 8 दिवसीय दौरे के पहले दौर में शुक्रवार को असम पहुंचेंगे। असम में उनका प्रवास 3 दिनों का है। असम के अलावा वह नई दिल्ली और महाराष्ट्र की यात्रा पर होंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 से 10 नवंबर तक भूटान नरेश का भारत दौरा होगा। इस दौरान वह भारतीय अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय व क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नौकरी के लिए नहीं भटकेंगे ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे। इंजीनियरिंग सहित दूसरे तकनीकी कोर्स करने वाले आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े छात्रों को अब नौकरी के लिए भटकना नहीं होगा। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने उन्हें पढ़ाई पूरी करने के बाद बेहतर अवसर मुहैया कराने के लिए अहम पहल की है। इसके तहत एक प्लेसमेंट पोर्टल तैयार किया गया है जिसमें इन सभी क्षेत्रों से जुड़े इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों के साथ ही उन सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी जोड़ने का काम शुरू किया गया है जहां उनके लिए नई नई नौकरियां सृजित होती रहती हैं। अब तक करीब 2000 कंपनियों को इस पोर्टल से जोड़ने का दावा किया गया है। AICTE के अध्यक्ष प्रोफेसर TG सीताराम ने गुरुवार को
AICTE प्लेसमेंट नाम से तैयार किए गए एक पोर्टल को लॉन्च किया है। साथ ही कहा है कि वह तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को युवाओं और को रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, देश का फार्मा सेक्टर भी बढ़ोतरी की राह पर। इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह भारत की दवाइयों की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 में वस्तुओं के कुल निर्यात में लगातार गिरावट के बावजूद फार्मा निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी तरफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स के घरेलू निर्माण के प्रोत्साहन के लिए प्रोडक्ट्स लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के शुरू होने के बाद फार्मा के आयात की बढ़ोतरी दर कम होती जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल सितंबर में वस्तुओं की कुल निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 8.77% की गिरावट रही है, लेकिन फार्मा के निर्यात में इस अवधि में 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस साल अप्रैल सितंबर में 13.3 अरब डॉलर का फार्मा निर्यात रहा। HCL के शिव नादर सबसे बड़े दानदाता। HCL टेक्नोलॉजीज के शिव नादर ने इस साल भी सबसे बड़े दानदाता के तौर पर अपना स्थान बरकरार रखा है। जरूरतमंदों को उनका योगदान इस दौरान 76% बढ़कर 2042 करोड़ रुपए रहा है। हुरून इंडिया की बढ़ चढ़कर परमार्थ काम करने वालों की इस साल की सूची में विप्रो के अजीम प्रेम जी का दान 2.67% बढ़कर 1777 करोड़ रुपए रहा और वह सूची में दूसरे स्थान पर हैं। सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी ने इस साल 376 करोड़ रुपए का दान दिया। यह पिछले साल से 8% कम है। वह सूची में तीसरे सबसे उदार व्यक्ति रहे हैं। गौतम अदानी 2 स्थान ऊपर चढ़कर सूची में 5वें स्थान पर बन गए हैं। उन्होंने 285 करोड़ रुपए का दान दिया है, जो पिछले साल से 50% ज़्यादा है। आदित्य बिरला समूह के कुमार मंगलम बिरला ने 287 करोड़ रुपए का दान देकर चौथा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज से, जिसमें हम गाजा और इजराइल की जो लड़ाई है हमास की, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। श्रीलंका का कर्ज उतरवाने के लिए हर मदद करेगा भारत, सीतारमण। भारत ने गुरुवार को श्रीलंका को ऋण पुनर्गठन चर्चा पर साथ में काम करने और आर्थिक सुधार के लिए समर्थन बढ़ाने का आश्वासन दिया है। भारत ने गत वर्ष वित्तीय संकट में घिरे श्रीलंका को 400 करोड़ रुपए की अभूतपूर्व वित्तीय मदद प्रदान की। ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया में कर्जदार की मदद के लिए पूर्व निर्धारित ब्याज दर में बदलाव समेत अन्य रियायतें शामिल होती हैं। श्रीलंका के 3 दिन की यात्रा पर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को भारतीय मूल के तमिलों के आगमन की 2000वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका सरकार द्वारा आयोजित नाम 2000 कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मित्र देश श्रीलंका की कठिनाइयां हम सहन नहीं कर सकते हैं। हमारी सरकार व भारत के लोग सामूहिक रूप से आपकी मदद को आगे आएं। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वित्त पोषण का आश्वासन देने वाला पहला द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया था। जयशंकर ने इटली के साथ रक्षा और सुरक्षा साझेदारी बढ़ाने पर बल दिया है। देखिए, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को इटली के रक्षा मंत्री क्रोस्टो से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच नवीनीकृत रक्षा और सुरक्षा साझेदारी बढ़ाने पर बल दिया गया। उन्होंने एक्स पोस्ट पर उनके आकलन की सराहना की और रक्षा उद्योग सहयोग के लिए उनके सुझावों को महत्वपूर्ण बताया। पुर्तगाल और इटली की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के अंतिम चरण में यहां पहुंचे जयशंकर ने दोनों पक्षों के बीच गहरी होती साझेदारी पर सीनेट सदस्यों के साथ बातचीत के साथ रोम की यात्रा शुरू की है। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि सह अध्यक्षता के लिए सेन ग्यूलियो टेरजी और सेन रॉबर्टो को उन्होंने धन्यवाद दिया है। चलिए, तो ये आज का यानी 3 नवंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।